नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम मंत्रा पे स्वागत है। हम लोग कल आपदा प्रबंधन की पहली क्लास देख चुके हैं, जिसमें कि आप लोगों का बहुत ही प्यार और सपोर्ट मिला है। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है और ये क्लास और भी बेहतरीन होने वाली है। इसमें हम बहुत मेहनत करके कंटेंट आप सबका तैयार किए हैं। हम आपकी कई सारी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से डेटा लिए हैं और उसके बाद एकदम फ़िल्टर आउट किए हैं कि क्या क्या चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती हैं जहाँ से कि आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो केवल उन्हीं चीज़ों को हमने इसमें शामिल किया है। और पीपीटी जो है हम नहीं इसमें लाए हैं, क्योंकि देखिए हम बेसिकली जो पढ़ाते हैं ना, वो हमें माइंड मैप बना के पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है। पीपीटी इसलिए नहीं लाए, नोट्स तो आपको देंगे ही, क्योंकि पीपीटी पे यहाँ पे समझाएं फिर पीपीटी पे जाते हैं तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और अब आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है। तो हम यहाँ पे बढ़िया सा पढ़ा दे रहे हैं। इस ये जो यहाँ की पीपीटी होने वाली है, यानी कि एनोटेशन वाली, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स हम आपको प्रोवाइड ही करवा देंगे। क्लास 1 का नोट्स प्रोवाइड करवा चुके हैं और इसके आगे जैसे जैसे क्लासेस होंगी थोड़ा सा गैप करके, जैसे क्लास का एनोटेशन तो तुरंत देंगे, लेकिन नोट्स बनाने में टाइम लगता है। अब हम कंटेंट तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद हम सोचते हैं कि क्लास जो है वो डिलीवर कर दें। अब क्लास दे रहे हैं, क्लास बढ़िया देखिएगा। वैसे तो सबसे सही बताएं तो हमारा जो बेस्ट तरीका है ना, कि आप लोग खुद नोट्स बनाया करिए। हमने आज तक जितनी पढ़ाई की है खुद के नोट्स से की है, तो खुद का बनाया हुआ नोट्स वो दिमाग में वो चीज़ें हो जाती हैं। बताएं, जब आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो दिमाग में एक विजुअल मेमोरी क्रिएट होती है, और वो जो विजुअल मेमोरी होती है ना, वो आपकी जो पढ़ने वाले जो रटते हैं ना, उससे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये मेरी सलाह है। बाकी टाइम कम है, अगर अभी आप लोग नहीं बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ये फ्यूचर के लिए है कि ये चीज़ आप लोग ध्यान दिया करिए कि हमारे हिसाब से खुद का नोट्स बनाया करिए। बाकी हम पीडीएफ दे देंगे बेहतरीन। तो कल की क्लास में हमने क्या देखा था, अब अपनी चर्चा शुरू करते हैं टाइम बिना वेस्ट किए हुए। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि हमने सबसे पहले देखा था कि आपदा क्या होती है, हमने आपदा के बारे में देखा था। फिर हमने देखा था कि आपदा तो है ठीक है, आपदा प्रबंधन क्या होता है। फिर हमने देखा था कि आपदाओं के कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि किन किन प्रकारों की चर्चा की थी, कुछ आपको याद है। कई आधारों पर प्रकारों को बांटा था, जैसे कि मानव निर्मित आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, तीव्रतम आपदाएं होती हैं, कुछ मंद गति से आने वाली आपदाएं होती हैं। फिर हम कुछ विशेष प्रकारों को देखे थे, जैसे भूगर्भीय आपदा आपकी, जलवायु संबंधी आपदाएं, पर्यावरणीय संबंधी आपदाएं। फिर हमने महामारियों के प्रकार देखे थे, स्थानिक महामारी, सर्वव्यापी महामारी, और एक महामारी होती है, ठीक है। इन चीज़ों को देखा था, स्थानिक देखा था, स्थानिक रोग देखा था, महामारी देखा था और सर्वव्यापी महामारी है। तीन इन कैटेगरीज को देखे थे। हमने बताया था कि आप कैसे इसको याद कर सकते हैं। फिर हमने भारत की स्थिति देखी थी कि आखिरकार भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति क्या है, मतलब भारत में क्या आपदाएं आती हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि हाँ, भारत आपदाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा सुभेद्य है, यहाँ आपदाएं आती हैं। अब आज की क्लास में इसी के आगे से चर्चा करेंगे। आपदाएं तो आती हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ आपदाएं आती हैं और बहुत सारे लोग प्रभावित भी होते हैं। तो क्या भारत में इन आपदाओं के प्रबंधन के लिए कोई कानून है? आज इसकी चर्चा करेंगे कि क्या इन आपदाओं के प्रबंधन के लिए कोई कानून है, क्या कोई संस्थान है, कोई अथॉरिटी है जो कि आपदाओं के प्रबंधन को मैनेज करती है, या फिर क्या कोई आपदा आ गई तो अचानक से पैसा कहाँ से आता है। आपदा आ गई तो राहत और बचाव कार्य के लिए लोगों को सहायता देने के लिए बहुत सारे वित्त की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो पैसा कहाँ से आता है, क्या कोई वित्तीय प्रावधान है। तो आज की चर्चा का जो मुख्य विषय होने वाला है, ये कुछ बिंदु होने वाले हैं, ठीक है। और जिसकी शुरुआत करेंगे हम समझते हुए एक चीज़ की, कि देखिए जो हमारा भारत था ना, भारत में एक समय था जब हम फोकस करते थे, जब भारत में एक समय हम किस पे फोकस करते थे कि हम आपदा आएगी, आपदा के बाद जो है हम राहत करेंगे। राहत करेंगे यानी कि आपदा के पहले राहत, आपदा के सॉरी बाद में राहत का कार्य करेंगे। आपदा आने के पहले कुछ किया जा सकता है, जैसे कि आपदा का शमन किया जा सकता है या आपदा आने से रोका जा सकता है। इन चीज़ों पर फोकस कम था, इन चीज़ों पे फोकस कम था पहले। पूरी स्टोरी समझते चलिए, पहले इन चीज़ों पे फोकस कम था कि हम आपदा आने से पहले ही जो तैयारी होती है वो कर ली जाए, या फिर आपदाओं को आने से ही रोक दिया जाए। पहले इन चीज़ों पे फोकस नहीं था। पहले केवल हमारी जो प्रक्रिया होती थी उसको कहा जाता था राहत केंद्रीय। जो आपदा के प्रति भारत का कानून था वो राहत केंद्रीय अनुक्रिया पर आधारित था। ये वर्ड आपको याद रखना है, राहत केंद्रीय अनुक्रिया। आपदा के बाद हम क्या करेंगे, राहत का कार्य करेंगे, बट आपदा के पहले पर फोकस नहीं था। एक बहुत बड़ी घटना होती है, एक बहुत बड़ी घटना होती है, वो क्या थी, वो होती है, हमने कल चर्चा किया था कि 2004 में एक बहुत भयंकर क्या आती है, सुनामी आती है। 2004 में क्या आती है, एक बहुत भयंकर आपकी सुनामी आती है, जिसके बारे में हम क्या कल क्या चर्चा की है, कुछ याद आ रहा है। ये सुनामी
इसका कारण क्या होता है, तो हमने बताया था कि इंडोनेशिया के पास में आता है एक भूकंप और उस भूकंप के कारण आती है सुनामी। और भारत इस सुनामी से जो शीर्ष प्रभावित देश थे, मतलब जहाँ पे इस सुनामी का सबसे ज़्यादा कुप्रभाव देखने को मिला, उसमें से भारत एक था। और विशेषता भारत का ये जो पूर्वी तट था, ये वाला एरिया पूर्वी तट, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उसमें विशेषकर ये जो आपका कोरोमंडल तट था, कोरोमंडल तट सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। और इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ इस सुनामी के कारण कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना पड़ गया कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसी आपदाएं भविष्य में आएँ तो हमें जितना लॉस इस बार हुआ है, इस सुनामी के कारण जितना नुकसान हुआ है, इस तरीके का जो है हमें धन की हानि और जन की हानि ना उठानी पड़े। यानी कि हमारे लोग सुरक्षित रहें, हमारा पैसा जो है इतना जो वेस्ट हो गया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया, लोग हमें इतने ज़्यादा हमारे लोग खोने पड़े हमको, तो हमारे जन और धन की हानि को बचाने के लिए हमें अब ज़रूरत है किसी ऐसे प्रकार के कानून की जो कि ऐसी भयानक आपदाओं से निपटने के लिए ज़रूरी हों। तो इसके बाद क्या महसूस होती है, यहाँ पे इतना नुकसान हो गया, इन नुकसान को देखते हुए जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसको महसूस हुआ कि हमें कोई अच्छा सा कानून चाहिए। ठीक है, कानून चाहिए जो कि क्या करे, इस प्रकार की जो भविष्य में आने वाली भयानक आपदाएं हैं उनके लिए क्या कर सके, उनके प्रभाव को कम करे, उनके प्रभाव को कम करे, उनसे जो होने वाली क्षति है उसको कम करे, उससे होने वाला जो नुकसान है उसको कम करे। ठीक है, तो सरकार कहती है कि अब ये पूरा बैकग्राउंड बन गया है कानून आने का। इसके बाद आपका ये आपदा कब आ रही है, ये आपदा आ रही है 2004 में। तो इसके जस्ट बाद आपका सरकार एक कानून लाती है और उस कानून का नाम होता है राष्ट्रीय आपदा, सॉरी हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपका 2005 इसी के बाद आता है। मतलब कि आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, लिखिए राष्ट्रीय आपदा। अब देखिए जो यहाँ पे एक्ट बताएंगे और जो हम आपको अभी कुछ अथॉरिटी का नाम बताएंगे, कुछ फंड्स का नाम बताएंगे, उनको आप कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में याद रखिएगा, हिंदी में कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश में याद करने से दो फायदा होगा। पहला क्या फ़ायदा होगा, पहला ये फ़ायदा होगा कि आपका जो है फुल फॉर्म याद हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि इंग्लिश हर जगह एक रहती है। ठीक है, और हिंदी जो होती है वो हो सकता है कि उसका कोई कीवर्ड हो, उसका हिंदी में दो अर्थ हो, तो पेपर में उसकी हिंदी अलग अलग आ जाए, तो इंग्लिश में याद करिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम। तो अब आपका ये जो है जो डिज़ास्टर, इंग्लिश में भी लिख दें, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, अब आपका एक्ट आ गया। ठीक है, अब इस एक्ट के, ये एक्ट कैसे आया, पूरी यहाँ तक की स्टोरी आप लोग समझ चुके होंगे। ये एक्ट अगर एकदम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये एक्ट आपका 23 दिसंबर 2005 को आता है। इस एक्ट में आपके 11 अध्याय हैं, ये बात याद रखिएगा, 11 अध्याय हैं और 79 धाराएँ, 79 की धाराएँ हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि इस एक्ट के पहले और इस एक्ट के बाद जो भारत सरकार थी उसकी कार्यप्रणाली में कुछ परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ, तो एक्ट के पहले क्या था, पहले हम वो देखेंगे, उसकी चर्चा हमने अभी की, बस आपको यहाँ पे समझाना। एक्ट के पहले क्या था कि भारत का जो कानून था आपदाओं को लेकर वो राहत केंद्रीय अनुक्रिया पर आधारित था। किस पर आधारित था, राहत केंद्रीय अनुक्रिया, मतलब कि आपदा आई, आपदा के बाद हम राहत कार्यों को जो है करेंगे, विशेषकर इस पे फोकस था। आपदा के पहले क्या करेंगे उस पे नहीं फोकस था। ठीक है, तो इससे क्या होता था, इससे क्या होता था कि अब आपदा आ चुकी, तो आपदा के बाद अब क्षति को कम करने की हम आपदा ही रोक दें, जिसकी आपदा से होने वाली क्षति को रोक दें, इस पे फोकस नहीं था। फोकस ये था कि आपदा अब तो आ चुकी है, अब आपदा के बाद हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उस पर फोकस था। लेकिन इसका नुकसान क्या था कि इससे हमें बहुत क्षति उठानी पड़ सकती, उठानी पड़ सकती नहीं थी, उठानी पड़ती ही थी, क्योंकि अब आपदा तो आ ही गई है ना, जो नुकसान होना था हो चुका है, जो नुकसान होना था हो चुका है। अब हम उस नुकसान की बेसिकली भरपाई करेंगे, उस नुकसान को संभालने का प्रयास करेंगे। जैसे जिन आदमियों को नुकसान होना था हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का नष्ट हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो बेसिकली इससे जो हमारा नुकसान होता था वो तो होता ही था, बस उसके बाद हम राहत दे देते थे, इतना था। तो हमने बताया कि गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जो है ये चीज़ें प्रभावशाली नहीं है, तो इस एक्ट के तहत एक नई रणनीति अपनाई गई और उस रणनीति का क्या नाम था, अग्रसक्रिय निवारण समन एवं तैयारी आधारित दृष्टिकोण। नया दृष्टिकोण जो अब बनाया गया उसमें क्या था, अग्रसक्रिय,
ये देखिए ये कीवर्ड्स हैं, मतलब उसकी टैगलाइन है कि इस एक्ट के बाद क्या बदलाव हुआ। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन आएगा कि पहले भारत का जो राहत केंद्रीय अनुक्रिया वाला दृष्टिकोण था, वो एक्ट जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बाद वह दृष्टिकोण कैसा हो गया। तो उस चीज़ के लिए आपको याद रखना है कि अग्र सक्रिय, अभी सब इन वर्ड का मतलब हम बताएंगे। अग्र सक्रिय, निवारण, शमन एवं तैयारी आधारित दृष्टिकोण हो गया भारत का। तैयारी आधारित दृष्टिकोण हो गया किसका? हमारे प्यारे से देश भारत का। यहाँ पे क्या था कि हम आपदा आएगी उसके बाद जो काम करेंगे करेंगे, यानी कि राहत का काम करेंगे। अब हो गया कि अग्र सक्रिय, निवारण, शमन एवं तैयारी आधारित दृष्टिकोण। इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है, अग्र सक्रिय का मतलब, अग्र मतलब आगे, सक्रिय मतलब सक्रिय होना, यानी कि आपदा आने के पहले हमें सक्रिय होना है। आपदा आने के पहले हमें क्या होना है? सक्रिय होना है। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम ऐसा दृष्टिकोण पहले अपनाए होते 2004 वाली सुनामी के पहले, तो जब वहाँ सुनामी आने वाली होती तो हम वहाँ के लोगों को वहाँ से हटा के किसी सुरक्षित स्थान पे पहुँचा देते। वहाँ जैसे सुनामी आई तो वहाँ पे जो लोग थे, हमें पता था कि चलिए सुनामी आने वाली है, ठीक है, पूर्वानुमान अगर हम कर लिए थे, तो वहाँ के जो लोग थे उनको हटा कर कहाँ कर देते? सुरक्षित स्थान पे। तो इसीलिए अब लाया गया कि अब हमें राहत, आपदा आने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि हमें अग्र सक्रिय भूमिका निभानी है। आपदा के पहले ही सक्रिय हो जाना है, सुनामी का इंतजार नहीं करना है, सुनामी के पहले ही लोगों को वहाँ से हटाकर सुरक्षित स्थान पे पहुँचा देना है, ठीक है। उसके बाद निवारण। निवारण का क्या मतलब है? निवारण का मतलब है कि आपदा को रोकना। आपदा को रोकना, अगर आपदा रोकने वाली है तो उसको रोक दिया जाए, जरूरी नहीं है कि इंतजार किया जाए कि आपदा है। जैसे बिहार में बाढ़ आती है, सबको पता है, तो बाढ़ आने के जो संभावित कारण हैं, बाढ़ आने के जो संभावित कारण हैं उन पर काम किया जाए और उन कारणों को समाप्त किया जाए, यानी कि बाढ़ आने की जो बारंबारता है उसको ही कम कर दिया जाए। जब बाढ़ आने की बारंबारता को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। तो जब बाढ़ ही नहीं आएगी तो नुकसान हमें कहाँ से होगा? बारंबारता, ठीक है, इसको कम कर दिया जाए। दोनों शब्दों का मतलब समझिए। अग्र सक्रिय का मतलब आपदा आने के पहले सक्रिय हो जाओ। आपदा को अगर नहीं रोक सकते तो हम क्या करेंगे? वहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थान से हटा देंगे। निवारण का क्या मतलब है कि चलिए ठीक है, कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जिनको हम रोक सकते हैं। जैसे बाढ़ अगर कहीं पे हर साल आ रही है तो अगर हम उसका सही से मैनेजमेंट करें, उस पर स्टडी करें, तो हो सकता है वहाँ का जो बाढ़ आने का कारण है उसका हम निवारण ढूंढ लें। तो हो गई ना अच्छी बात। अब आगे शमन एवं तैयारी आधारित, इस वर्ड का क्या मतलब है? शमन एवं तैयारी। शमन का मतलब होता है कि नुकसान कम करना। शमन का काम मतलब है कि आपदा तो आ ही गई है, तो आपदा से होने वाली नुकसान को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। जब हम अग्र सक्रिय रहेंगे तो नुकसान ऑब्वियसली कम होगा। जैसे अब लोगों को वहाँ से हटा देंगे तो नुकसान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। हमारी जो होने वाली बहुत सारे लोगों की उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन हम हटा दिए तो अब वो लोग प्रभावित नहीं होंगे, मतलब हमारा नुकसान कम हुआ। एक और अच्छा सा उदाहरण दे, जैसे हमें पता है कि ये विशेष क्षेत्र है जहाँ पे भूकंप आता है, जहाँ पे भूकंप आता है। अब यहाँ पे शमन आधारित दृष्टिकोण का क्या मतलब है? यहाँ पे हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर यहाँ पे भूकंप आता है, अगर हमें पता है भूकंप आता है, तो क्यों ना हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएं जो भूकंप रोधी हो, जो भूकंप क्या हो? रोधी हो। तो अब अगर भूकंप आ भी जाएगा तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भूकंप रोधी है तो हमारा नुकसान नहीं होगा ना, ठीक है। तो इसे कहते हैं शमन आधारित दृष्टिकोण। तैयारी का क्या मतलब है? तैयारी का मतलब है कि भैया रेडी रहो, आपदाएं आए तो आप उसके पहले ही क्या रहो? रेडी रहो, तैयार रहो, ठीक है। क्या रहो? तैयार रहो। तो आप अब यहाँ से समझे कि जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था 2005 वाला, वो जो भारत का पहले राहत केंद्रीय अनुक्रिया आधारित दृष्टिकोण था, उसके स्थान पर एक नया दृष्टिकोण लाया आपदा प्रबंधन के लिए, और उस दृष्टिकोण को क्या कहा गया? अग्र सक्रिय, निवारण, शमन एवं तैयारी आधारित दृष्टिकोण। मतलब हम आपदा आने के पहले सक्रिय रहेंगे, आपदा को रोकने का प्रयास करेंगे, उसके बाद भी आपदा आ जाएगी तो उसका नुकसान कम करने का प्रयास करेंगे और हरदम तैयार रहेंगे। ये नहीं कि आपदा आ गई तो हमारे जो हैं अभी जो आपदा के कार्य में लगे हुए लोग हैं वो सो रहे हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है, आपदा आ गई तो हमारे संसाधन जो हैं वो बेकार पड़े हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे कैसे? जैसे मान लीजिए कि अब बाढ़ आ गई, तैयारी का क्या मतलब है? उसका मतलब है रेडी होने का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई, तो अब बाढ़ कहीं पे आ गई तो पता चला यार हमारे पास तो लाइफ सेविंग जैकेट्स ही नहीं है।
अब सरकार ऑर्डर दे रही है कि पहले लाइफ सेविंग, उतने दिन में तो निपट जाएंगे लोग ना, तो तैयार रहने का क्या मतलब है कि लाइफ सेविंग जैकेट्स पहले से ही रहनी चाहिए आपके पास। बाढ़ आई, फटाक से पहुंचो वहाँ, बोट लेके पहुंचो वहाँ पे, लोग पहुंच जाए वहाँ पे, एनडीआरएफ पहुंच जाए वहाँ पे, लोग पहुंच जाए, फटाक से लोगों का रेस्क्यू कर लिया जाए। ये नहीं कि अब बाढ़ आ चुकी है, अब हमारे पास एनडीआरएफ वाले कहीं और हैं, हम है ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, या फिर यहाँ पे रेस्क्यू नहीं है, यहाँ पे राहत बचाव कार्य नहीं है, वहाँ पे लोगों के लिए खाना नहीं है। ये सब होना चाहिए, आपदा आने के पहले ही रेडी रहना चाहिए। ये दृष्टिकोण हमें लगता है हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। यहाँ तक की चीज़ें आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए, अब हम एक्ट पे आते हैं। हमारा ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आ चुका है। अब इतने काम हमको, अब इतने सारे काम करने हैं, कितने सारे काम कि हमें अग्र सक्रिय भूमिका भी निभानी है, निवारण भी करना है, शमन भी करना है, तैयारी आदि दृष्टिकोण भी अपनाना है। अब इसके लिए कोई ना कोई अथॉरिटी भी तो होनी चाहिए। ये सब करेगा कौन? अब एक्ट तो आ चुका है, हमारे पास एक प्रॉपर विजन है कि हमें ये, शायद दोस्तों हमें लगता है कि हमारा माइक जो है वो स्विच ऑफ हो गया था डिस्चार्ज होने की वजह से। एग्जैक्ट हमें नहीं पता, हम अभी अचानक से देखे अब कहाँ तक पढ़ा चुके थे। चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं, शायद हमें लगता है कि यहीं थे, रुके थे। निवारण हम इसको आप लोग समझ चुके हैं ना, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर ना समझे होंगे तो कमेंट में बता दीजिएगा कि ये वाला पार्ट हम फिर से समझा देंगे कि अग्र सक्रिय निवारण समन तैयारी आधारित दृष्टिकोण का क्या मतलब है, हम बताए थे इसको। फिर हमने बताया समन का क्या मतलब है, मतलब नुकसान कम करना, ये चीज़ें हो गई थी। फिर हम आगे डिस्कस कर रहे थे कि इतनी चीज़ तो हमारे पास आ गया, हमारा एक विज़न हो गया कि हमें ये करना है, हमारा एक दृष्टिकोण हो गया कि हमें भविष्य में आपदाओं के लिए ये करना है। हमारा ये क्या था, ये हमारा दृष्टिकोण था। अब इस दृष्टिकोण को सफल बनाने के लिए हमें कुछ अथॉरिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। कौन ये सब काम करेगा, कौन करेगा, कैसे कैसे करेगा, ये चीज़ें तो कानून आ गया, कौन करेगा। और इस अब आपदाएं आती हैं तो रुपये पैसे की जरूरत पड़ती है, बताइए। अब आपदा आएगी तो धन की जरूरत होगी ना, राहत कार्य के लिए, बचाव कार्य के लिए, लोगों को सहायता देने के लिए। तो ये वित्तीय व्यवस्था कौन करेगा, वित्त का इसकी देखभाल कौन करेगा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से जाएगा, कौन देगा। तो इन चीज़ों के लिए आगे हम देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहले कि कौन, अथॉरिटी को देखेंगे कि इसके तहत जो है अथॉरिटी बनाई गई और वो 3 स्तरीय, इसको काम करने के लिए, यानी कि आपदा के लिए, आपदा के क्षेत्र में जो राहत कार्य के लिए कौन काम करेगा। तो संघ लेवल पे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे जो अथॉरिटी बनाई गई उसका नाम है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। NDMA, इसका नाम क्या है, इसका नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। DM का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, डिजास्टर मैनेजमेंट, A से अथॉरिटी, ठीक है। शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि लिखने से टाइम बर्बाद होता है ज़्यादा, तो मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, NDMA। अब ठीक है, लगातार बोलते बोलते जो है ना गला वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। NDMA के बाद क्या हुआ, NDMA ये हो गई आपकी केंद्रीय लेवल पे। कहाँ पे, केंद्रीय लेवल पे। इसका क्या काम है अभी हम देखेंगे। इसके नीचे होती है SDMA। SDMA का क्या मतलब है, SDMA का मतलब है सिम में ही स्टेट, एक वर्ड आगे जोड़ दीजिए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अथॉरिटी हो गई आपकी, ठीक है। इसके नीचे कौन होगा, राज्य के नीचे जिले होते हैं, तो जिले का DDMA वही डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये आपको याद रखना है इतनी चीज़ें, ठीक है। क्या देखते हैं हम, इस दृष्टिकोण को सफल बनाने के लिए एक 3 स्तरीय जो है ढांचा निर्मित किया जाता है, जिसमें से सबसे ऊपर सेंट्रल लेवल पे आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी, उसके बाद SDMA होगा, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके नीचे DDMA होगा। यहाँ तक की चीज़ें आप समझे। अब आपसे पूछेगा कि SDMA की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, NDMA की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, या DDMA की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई। तो गलती नहीं करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत हुई। वही हम पढ़ रहे हैं ना भाई, उसका जो विजन था उसी को सफल बनाने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जो अगली चीज़ें याद रखनी है, अब हम यहीं से लिखते जाएंगे इसके बारे में, ठीक है। जो आपका NDMA होता है, इसका हेड कौन होता है, तो इसका हेड होता है प्रधानमंत्री। कौन होते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पदेन अध्यक्ष होते हैं NDMA की। पदेन अध्यक्ष का मतलब कि हर वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री होगा वो प्रधानमंत्री के पद से ही, क्योंकि उसके पास प्रधानमंत्री का पद है तो वो NDMA का हेड हो जाएगा। ये होते हैं पदेन अध्यक्ष, जहाँ पे कोई पद ही, जो विशेष पद पे बैठा व्यक्ति उसका अध्यक्ष होगा। तो अध्यक्ष यहाँ का कौन होगा, PM। तो उसी प्रकार स्टेट में कौन होगा, CM मुख्यमंत्री। डिस्ट्रिक्ट में कौन होगा, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो PM CM DM समझ गए आप। NDMA का PM, SDMA का CM, DDMA का DM। भूलना नहीं है, एकदम याद रखना है अच्छे से चीज़ों को, ठीक है। अब हम तीनों का काम बता देते हैं आराम से, समझने वाली बात। PM
जिसका हेड होता है उसका काम क्या होगा, क्योंकि ये नोडल एजेंसी है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सबसे पहले इसको याद रखना है कि एक लाइन आपको इसके बारे में कि ये आपदा प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी है। मेन एजेंसी कौन है आपकी, एनडीएमए है के लिए नोडल एजेंसी है, क्योंकि इसके नीचे आपकी आती है एसडीएमए, उसके बाद आती है। अब जैसे ये आपकी आपदा के बचाव के लिए, आपदा के राहत के लिए, आपदा न्यूनीकरण के लिए नीतियों को बनाएगी, सरकार को सलाह देगी, ठीक है, और नीतियों को मंजूरी देगी। जो कार्यप्रणाली ये लाएगी, बोलेगी, ये स्टेट डिपार्टमेंट, ये जो स्टेट आपका एसडीएमए है, इसको सलाह देगी कि बोलेगी ये काम करो, तो एसडीएमए वो काम करेगा। फिर आगे एसडीएमए उस कार्य की सूचना डीडीएमए को देगा। स्टेट जो आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो जिलों को देगा, जो जिलों के डीएम होंगे उनको बोलेगा कि ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ठीक है। ये नीतियां हैं, ऐसे लोगों को शीतलहर से बचाओ, ऐसे लोगों को जो है ये आपकी हीट वेव चल रही है इनसे बचाओ। तो ये जो नीतियां बनाता है वो स्टेट को ट्रांसफ़र करता है, और स्टेट जो है आपका डीडीएमए को, तो डीडीएमए के लेवल पे फिर सारे काम होते हैं, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बाकी हम कार्यों की चर्चा भी कर रहे हैं। तो पीएम हो गया इसका हेड। आपदा प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी कौन है आपसे पूछा जाए तो आप हरदम बताइए कि एनडीएमए। हमारे देश की अगर पूछा जाए कि देश की आपदा प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी कौन है तो एनडीएमए, और राज्य की पूछा जाए कि राज्य की कौन है तो ऑब्वियसली एसडीएमए हो जाएगी, राज्य की नोडल एजेंसी, ठीक है। पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी हो गए। अब हम देखेंगे इसका मुख्य कार्य क्या है। क्या मुख्य कार्य, तो देखिए सबसे मुख्य कार्य क्या है, किस लिए है, तो ये आपदा प्रबंधन के लिए है। तो इसका सबसे मेन काम तो यही है कि आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाना, आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाना। अब ये नोडल एजेंसी है तो आपदा प्रबंधन के लिए जितने भी काम होंगे ना सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल से, सब यही देखेगी। तो वो तो आपको एकदम बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। नीतियां बनाना, नीति बन गई, नीतियों को मंजूरी देना, ठीक है, नीतियों को मंजूरी देना, नीतियां बनाना, नीतियों को मंजूरी देना, और रुपये पैसे की व्यवस्था करना, धन कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कितना स्टेट को देंगे, कितना कैसे होगा, वो सारी चीज़ें, मतलब निधियों के, विभिन्न प्रकार की निधियों के, अभी निधियों को देखेंगे, निधियों के प्रावधान की अनुशंसा करना, निधियों के प्रावधान की अनुशंसा करना। एक लाइन में इतना याद रखना है कि आपदा प्रबंधन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर जितने भी काम होते हैं वो सब आपका कौन करता है, वो सब आपका एनडीएमए करता है। कौन करता है, एनडीएमए करता है। एनडीएमए का मुख्यालय कहाँ है ये भी आपको याद रखना है। हम देखिए इसके नीचे ही एनडीएमए की सारी चीज़ें उसके नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। एनडीएमए का मुख्यालय कहाँ है, तो एनडीएमए का आपका मुख्यालय एकदम सिंपल चीज़ है, कहाँ पे होगा, तो नई दिल्ली में। कहाँ पे होगा, नई दिल्ली में। अब देखिए, और आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का निकाय है। हम हर एक संभावित क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं जो कि आ सकता है, और ऐसी चीज़ों की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो कि यूजलेस हमें लग रही हैं, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। कंटेंट देखिए, आप जाइए एमसीक्यूज लगाइए, टेस्ट लगाइए, देखिए क्या हमारी क्लास से क्वेश्चंस वहाँ पे फंस रहे हैं तो पढ़ाई करिए एकदम बढ़िया बिंदास होके, नहीं फंस रहे हैं तो फिर हमारे कंटेंट में कहीं ना कहीं कमी है, या फिर आप जिस टेस्ट सीरीज को दे रहे हैं उसमें कमी है, वो सही क्वेश्चन नहीं बना रहा है। तो यह एक किस प्रकार का निकाय है, वैधानिक निकाय। वैधानिक निकाय कौन होते हैं, जैसे कोई एक्ट के तहत किसी संस्था को बनाया जाता है ना तो वो वैधानिक निकाय होता है, और उसका अगर प्रावधान संविधान में है तो वो संवैधानिक होता है, लेकिन यदि किसी एक्ट के तहत होता है तो वो वैधानिक होता है। यहाँ तक की चीज़ें आप लोग समझ गए। चलिए अब हम हमारा आपका एनडीएमए का खेला हो गया ख़त्म, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम हो गया ख़त्म। अब हम किस पे चर्चा करेंगे, अब हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे एसडीएमए के बारे में। तो ये जो चीज़ें ये कर रहा है ना, जो चीज़ें आपका एनडीएमए सेंट्रल लेवल में यानी कि केंद्रीय स्तर पे कर रहा है, देश के मेन नोडल एजेंसी होने के नाते कर रहा है, सेम वही सारे काम करता है आपका एसडीएमए स्टेट लेवल पर, ठीक है। अब देखिए, अब ये इसका अगर कार्य बोला जाए, एक इसका काम एसडीएमए की चर्चा, इसका काम क्या होगा, तो एक लाइन में अगर हम बोलें तो राज्य स्तर की आपदा प्रबंधन योजनाओं को लागू करना, ठीक है। आपदा प्रबंधन योजनाओं को लागू करना जो कि राज्य स्तर की हैं, केंद्र स्तर पे तो केंद्र वाला देख रहा है, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन योजनाओं को लागू करना, ये इसका काम है। मेन काम वाम याद नहीं करना है, काम तो आप क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो ऑप्शन देख के आप समझ जाओगे कि क्या काम होगा। स्टेट लेवल पे जो काम करेगा तो वो एसडीएमए होगा, नेशनल लेवल पे जो अथॉरिटी काम करेगी वो तो एनडीएमए होगी। अब इसका प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, पता ही है। अब ये जो निर्देश देगा, एनडीएमए निर्देश देगा, तो इसका दूसरा काम याद रखना है कि एनडीएमए के जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इसके निर्देशानुसार काम करता है, ठीक है। ये जो निर्देश देगी उसके अनुसार ये काम करेगा। चीज़ें समझ रहे हैं,
ठीक है, ये निर्देश जो देगी तो एसडीएमए को उसके अनुसार काम करना होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डीडीएमए का क्या काम है? तो डीडीएमए के बारे में कुछ नहीं याद रखना है, यही कि याद रखना है डीएम होता है, डीडीएमए का क्या काम है। अब जैसे देखिए, अब ये जो एनडीएमए क्या करेगा, जो भी नीतियाँ बना रहा है, योजना बना रहा है, वो क्या कह रहा है, एसडीएमए को बोल रहा है कि ये चीज़ें आप करो। फिर एसडीएमए क्या बोल रहा है कि उनको लागू करवा रही है किसके माध्यम से, तो डीडीएमए के माध्यम से। यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी राहत आपदा बचाव कार्य होते हैं वो डीडीएमए करता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, जिसका हेड कौन होता है, तो डीएम होते हैं। बस इतनी चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। ये हो गई हमारी एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए के बारे में बात। हमने चर्चा शुरू कहाँ से की थी? चर्चा को शुरू की थी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से होते होते हुए हम इतनी दूर आ चुके हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। अब हम बात करेंगे वित्तीय व्यवस्था की, ठीक है, जिसका प्रावधान आपके इसी में है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आपके एक्ट में। नेशनल डिजास्टर जो मैनेजमेंट एक्ट है आपका 2005 का, जिसकी चर्चा कर रहे हैं वही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, ये हो गई अथॉरिटी की चर्चा। अब हम करते हैं कि क्या इसमें कुछ वित्तीय व्यवस्थाएं भी थी, क्या इसमें कुछ वित्तीय व्यवस्थाएं भी थी? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, बिना धन के ना तो कोई संस्था चलेगी और ना तो कोई राहत और बचाव काम होगा। ठीक है, तो वित्तीय व्यवस्था क्या थी? तो इसके तहत जो है एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे क्या बनाया गया, फंड बनाया गया। ठीक है, वो क्या था जो आपका बना किस लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, उसका नाम हुआ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, NDRF। ये वो NDRF नहीं है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ये नहीं है। ये क्या है? ये है नेशनल, लिख लें, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है, ये फोर्स नहीं है। ठीक है, फंड, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ भी आपको बताएंगे बहुत बारीक चीज़। तो ये क्या है? ये NDRF है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इस फंड का गठन किसके तहत हो रहा है? NDMA के तहत, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 का आया था उसी के तहत। और दूसरा क्या है हमारा, इसी प्रकार SDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, हिंदी में भी लिख दें तो देखिए, ये है आपका नेशनल, यानी कि इसका नाम हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस, मतलब प्रतिक्रिया निधि। ठीक है, प्रतिक्रिया निधि। और इसका नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लिखने में टाइम होगा, बस एक चीज़ आ जाएगी, स्टेट मतलब हो जाएगा राज्य, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि। तो देखिए, अब आपका ये काम कर रही है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको पैसे का काम रहेगा, तो इसके पैसे की पूर्ति कौन करेगा? NDRF। ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, यानी कि ये केंद्रीय लेवल पर वित्त की व्यवस्था देखता है आपदा के लिए। ठीक है, आपदा की प्रतिक्रिया के लिए। उसी प्रकार SDRF होता है जो कि राज्य के लिए देखेगा वित्त की व्यवस्था। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आप समझे। चलिए, अब एक बात यहाँ से आपको और याद रखना है कि ये तो एक्ट आ रहा है 2005 में, तो ये 2005 के एक्ट के तहत बनाई जा रही है, तो उसके पहले भी कुछ रहा होगा, उसके पहले भी तो भाई कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा सिस्टम। तो उसके पहले था आपका, उसको कहा जाता था राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि। क्या थी उसका नाम? उसका नाम था राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक। देखिए, क्लास थोड़ी सी फैक्चुअल है, लेकिन हम बहुत ही अच्छा कंटेंट हम आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग ही बताइएगा कि ये कंटेंट कैसा है, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत ही धीरे धीरे, धीमी गति से आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चीज़ों को समझें। ठीक है, तो ये क्या थी? राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि इसके पहले थी। अब तो आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड आ गया है 2005 से के एक्ट के तहत। ये पहले थी 2005 के एक्ट के पहले, तो इसका इसमें विलय कर दिया गया। ये थी ना, तो इसको भी इसमें विलय कर दिया गया। इसका इसमें क्या कर दिया गया? इसका इसमें विलय कर दिया गया। जो आपकी राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि थी वो अब राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत आ गई थी। ठीक है, जब आपका NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसका गठन किया गया राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का, तो इसका भी जो पहले से विद्यमान थी उसका इसमें विलय कर दिया गया। ये बात आपको याद रखनी है। तो NDRF मतलब कि ये NDRF वो नहीं है रिस्पांस फोर्स वाला, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के बारे में कुछ चीज़ें याद रखनी है। अब क्या याद रखनी है हम वो बताते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो याद रखना है कि इसका गठन जो इसमें हमने बताया था ना, कितनी धाराएं हैं बताइए। अब आप लोगों को याद, अभी हम बताए थे कितनी धाराएं हैं, देखते हैं आपका दिमाग चल रहा है, सोचिए थोड़ा सा। तो हमने क्या बताया था कि 79 यानी कि 79 धाराएं। कितनी धाराएं हैं? 79 धाराएं थी। उसी में एक धारा है 48वीं जो धारा है, 48वीं धारा। तो 48(1)(a) के तहत इस निधि का जो है स्टेट जो डिजास्टर रिस्पांस फंड है उसका गठन 48(1)(a) के तहत किया जाता है। ठीक है, काम क्या है?
तो वही है कि राज्य में कोई अगर आपदा आ रही है तो उसमें तुरंत सहायता देने के लिए जो रुपए पैसे यानी कि वित्त की जरूरत होगी उसकी पूर्ति कौन करेगा? एसडीआरएफ। ठीक है, तो उसकी पूर्ति कौन करेगा? एसडीआरएफ। एनडीआरएफ का भी वही काम है। क्या काम है? जो इमरजेंसी रिलीफ रेस्क्यू होता है उसके लिए भी पैसा जरूरी होता है, तो वो एनडीआरएफ का भी वही काम है केंद्रीय लेवल पे। एसडीआरएफ का काम है किस लेवल पे? तो आपका राज्य के स्तर पे। क्या काम है? राज्य में आने वाली किसी आपदा के लिए तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए जो धन की जरूरत होती है उसकी पूर्ति करना। इसमें जो आपको मेन बात याद रखनी है वो याद रखनी है फंडिंग रेशियो की। किसकी? फंडिंग रेशियो की। यानी कि एसडीआरएफ में फंड जो आता है इसमें तो कहाँ से आता है पैसा? तो इसमें याद रखना है आपको दो कैटेगरी के भारत में राज्य होते हैं। एक तो जो जनरल कैटेगरी के राज्य हैं आपके, जनरल कैटेगरी के, ठीक है, और दूसरे स्पेशल कैटेगरी के। स्पेशल कैटेगरी में कौन आता है? स्पेशल कैटेगरी में जो आपके हिमालयन हैं, हिमालयन राज्य हो गए, ठीक है, और दूसरे नॉर्थ ईस्ट के, नॉर्थ ईस्ट के। इसके अलावा जो हो गए हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट के अलावा वो सब आपकी जनरल कैटेगरी में आ गए। तो जनरल कैटेगरी में 75% पैसा देगा। तो जो आपकी इसके लिए 75% होता है, जो जनरल कैटेगरी वाले राज्य हैं, 75% कौन देता है? आपका केंद्र सरकार। 25% कौन देता है यहाँ पे? राज्य। कौन देता है? राज्य। उसी प्रकार जो हिमालयन वाले राज्य हैं और नॉर्थ ईस्ट वाले हैं यहाँ पे 90% देगी केंद्र सरकार और 10% देंगे वहाँ के राज्य। 10% देंगे वहाँ के राज्य। तो ये चीज़ें जो हैं फंडिंग रेशियो आप समझ गए कि दो कैटेगरी के राज्य हैं। जो सामान्य कैटेगरी वाले राज्य हैं वहाँ पे 75 और 25 का रेशियो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। जो स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स हैं वहाँ जैसे हिमालयन स्टेट और आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, वहाँ पे 90% केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार देती है। फंडिंग रेशियो समझ गए आप राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का, ठीक है, यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का। चलिए, ये था आपका 2005 में जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था उसके तहत वित्तीय व्यवस्था, और ये थी आपकी अथॉरिटी जिसको हमने देखा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे एक परिवर्तन होता है 2000 आपके जब 21 में 15वें वित्त आयोग जब आपका आता है, 15वें वित्त आयोग के बारे में कुछ बातें बताइए। किसके अध्यक्ष कौन थे? याद आ रहा है? किसी पढ़े हैं आप लोग? तो हम ही बता देते हैं। 15वें वित्त आयोग के आपके अध्यक्ष थे एन.के. सिंह, और इसका जो टाइम पीरियड था वो 2020-21 से 25-26 तक जो था, ठीक है। बाद में इसको बढ़ा दिया गया। तो अभी हमें इस यहाँ पे ध्यान देते हैं, वित्त आयोग पे नहीं। तो बस इतना ही याद रखना है कि जो आपका 15वां वित्त आयोग आया ना, एक सेकेंड, 15वां वित्त आयोग आया तो उसने एक परिवर्तन किया। 15वें वित्त आयोग ने एक क्या दी? सिफारिश दी। अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारा फंड है, जो हमारा पैसा है, वो किस लिए आ रहा है? जो हमारा पैसा आ रहा है वो आ रहा है रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया के लिए। किस लिए? रिस्पॉन्स के लिए। किस लिए आ रहा है? रिस्पॉन्स के लिए। 15वें वित्त आयोग ने बोला कि हमें आपदा जो है, रिस्पॉन्स तो हम कर रहे हैं, आपदा में सहायता तो पहुंचा रहे हैं, आपदा में, आपदा आने पर सहायता तो हम कर रहे हैं, राहत का काम कर रहे हैं, राहत के लिए हमारे पास फंड भी है, ठीक है। यही जो फंड है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और नेशनल फोर्स याद आ जाता है बार बार क्योंकि वो सिमिलर ही चीज़ें है ना। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड जो हमारा है वो राहत कार्य का काम तो कर रहा है। राहत कार्य के लिए वित्तीय व्यवस्था तो है हमारे पास। किसने बोला? 15वें वित्त आयोग पर बोला। लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, ये अभी हम जो है इतना पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए, अभी हमें और कुछ करना होगा। तो बोला गया क्या करना होगा? तो 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश दी कि देखिए हमारे देश में 2 प्रकार की निधियाँ होनी चाहिए। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कहें कौन सी 2 प्रकार की? तो बोले देखिए राहत हो रहा है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन एक न्यूनीकरण के लिए भी होना चाहिए। न्यूनीकरण का क्या मतलब है? मतलब कि आपदाओं को कम, एक ऐसी भी निधि होनी चाहिए जो कि इस दिशा में काम करे। मतलब एक कुछ पैसा ऐसे क्षेत्र में लगाओ कि आपदाओं की आने वाली संख्या, मतलब आपदाओं को ही कम किया जा सके, ठीक है। जैसे कि हमने बताया ये तो ठीक है, आपदा आ रही है वहाँ पे हम पैसा खर्च कर रहे हैं, वो तो ज़रूरी है, लेकिन हम कुछ ऐसा करें कि आपदाएं ही ना आए। जैसे कि हमने बोला ना कि आपका बाढ़ आ रही है तो कुछ पैसा वहाँ खर्च करो, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा निर्मित करो, डैम्स बनाओ कि बाढ़ ना आए, तो उसके लिए भी पैसा लाओ, ठीक है, उसके लिए भी पैसा लाओ। तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा कि आपदाओं के न्यूनीकरण के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो वही इन्होंने बोला कि एक आप और कोष का गठन करो, एक और फंड का गठन करो। वो फंड आपका क्या होगा?
वो उस फंड का नाम होगा न्यूनीकरण। राहत के लिए तो हमारे पास फंड है, राहत के लिए क्या है, राहत के लिए है NDRF और SDRF रिस्पांस फंड, स्टेट का रिस्पांस फंड और आपका नेशनल रिस्पांस फंड, नेशनल डिजास्टर तो समझ ही रहे होंगे। तो बोला न्यूनीकरण के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो बोला गया क्या होना चाहिए, तो बोले एक फंड बनाओ, उस फंड का नाम रखो NDMF, जो कि नेशनल लेवल पे होगा। MF का क्या मतलब है, वही ND का तो मतलब नेशनल डिजास्टर, M का मतलब है मिटिगेशन और F का मतलब है फंड। हिंदी में बोलेंगे इसको राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण, आपदा न्यूनीकरण। कहीं कहीं आपको समन भी लिखा रहेगा, इसलिए कह रहे हैं कि इंग्लिश वाली चीज़ों को याद करा करिए, शमन कोष, ठीक है। NDMF यानी कि इंग्लिश में नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, और स्टेट के लेवल में स्टेट का भी यही होगा, स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, ठीक है। बोला कि ये होना चाहिए, राहत के लिए हमारे पास था, लेकिन ये भी हमारे लिए ज़रूरी है मिटिगेशन, यानी कि जो कि न्यूनीकरण करेगा। न्यूनीकरण का हमने मतलब बताया कि बिहार में बाढ़ आ रही है, वहाँ के लिए तो फंड है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, वहाँ का राहत बचाव काम सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन ऐसा भी फंड होना चाहिए जो वहाँ पे आने वाली बाढ़ को ही कम कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, डैम बना दे, बढ़िया से अच्छे से वहाँ मैनेज कर दे नदियों का जो पानी है। तो उसके लिए जो फंड बनाया गया, यानी कि न्यूनीकरण के लिए, आप उदाहरण दे रहे हैं बिहार वाला आपका, ठीक है, बिहार के लिए स्पेशल नहीं बनाया गया, पूरे देश के लिए बनाया गया कि पूरे देश में और हर एक राज्य में ऐसा फंड होगा जो कि अपने यहाँ आने वाली आपदाओं की संख्या में कमी करने के लिए पैसा खर्चा करेगा। उसके लिए जो फंड बनाया गया, पैसा खर्चा करेगा तो पैसा आएगा भी, पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए एक फंड बनाया गया NDMF नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड नेशनल लेवल पर, स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड राज्य के स्तर पर, ठीक है, राज्य आपदा न्यूनीकरण या फिर समन कोष, ठीक है, याद हमें इंग्लिश वाला रखना है। यहाँ तक कि आप कहानी समझे, दो कोष हो गए। तो अगर अब आपसे पेपर में पूछेगा कि NDMF और SDMF का गठन कब हुआ, तो NDMF का तो गठन हो गया था 2021 में। आपका वित्तीय आयोग 15वां वित्त आयोग की बात करें, 15वां वित्त आयोग का टाइम याद होगा तो आराम से याद हो जाएगा कि NDMF का जो गठन हुआ ये कब हो रहा है आपका 2021 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर। कौन किया, सेंट्रल गवर्नमेंट कर ली। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जब कर ली तो भाई भैया हम तो कर लिए, तो राज्यों को भी बोली कि आप लोग भी SDMF का गठन कर लीजिए। राज्यों को क्या बोला, केंद्र सरकार जो है राज्यों को सलाह दी, केंद्र सरकार क्या दी, सलाह दी, किसको सलाह दी, राज्य को सलाह दी, किसको, राज्यों को, क्यों दी, गठन करने के लिए, किसका गठन करने के लिए, SDMF का, ठीक है। तो राज्यों ने बोला भाई बहुत सही बात कर रहे हो, हम भी अब गठन कर लेंगे। तो वर्तमान स्थिति के अनुसार अभी तक वर्तमान में आपके एक राज्य है जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना ने कहा कि भैया हम तुम्हारी ये सलाह नहीं मानेंगे, यानी कि तेलंगाना को छोड़कर बाकी सारे राज्यों ने, वर्तमान में बाकी सारे राज्यों ने गठन कर लिया है। किसका गठन कर लिया है, SDMF का। केंद्र सरकार को सब सूचना दे दी है कि भैया हमने भी गठन कर लिया, तेलंगाना को छोड़कर। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। अब हमने कई बुक में देखा है ये नहीं लिखा था ये चीज़ें, तो ये हमने जो है आपका वेबसाइट से देखा, गवर्नमेंट की वेबसाइट से, तो वहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें समझ गए आप, और क्या किया, यहाँ तक की कहानी समझे आप। चलिए उसके बाद ये जो दोनों फंड है ना, इसको अलग अलग नाम नहीं दिया उसने, अलग अलग तो नाम दिया लेकिन इनके लिए एक संयुक्त कोष लाया। बोला कि पहले एक संयुक्त कोष होगा, एक संयुक्त कोष होगा। संयुक्त कोष कौन सा होगा अभी समझाएंगे। हमें लग रहा है कि आप लोग अब कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। यहाँ तक की कहानी समझ गए ना कि राहत के लिए तो था NDRF और SDRF था, न्यूनीकरण के लिए NDMF और SDMF हो गया ना। इसी को भी यहाँ समझाते हैं फिर से, हाँ एक आप फ्लो चार्ट समझिएगा। अब एक संयुक्त कोष, यही 15वां वित्त आयोग बोल रहा है कि एक संयुक्त कोष होना चाहिए। कैसा संयुक्त कोष, तो संयुक्त कोष होगा भी तो दो जगह के फंड हैं, एक केंद्र का और एक राज्य का। बोला एक संयुक्त कोष होगा जिसका नाम होगा, जिसका क्या नाम होगा, राष्ट्रीय, एक सेकंड और सिंपल करते हैं इसको, राष्ट्रीय मत लिखो, उस कोष का नाम है आपदा जोखिम प्रबंधन कोष। अब अगर वो कोष केंद्र का होगा तो इसके सामने क्या जुड़ जाएगा, राष्ट्रीय, और वो कोष जो राज्य का होगा तो उसके सामने जुड़ जाएगा राज्य।
तो एक कोष बना राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष, दूसरा क्या बना, राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष। इंग्लिश में बोलेंगे इसको NDRMF, इसको क्या बोलेंगे, SDRMF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस मिटिगेशन फंड। देखिए नेशनल डिजास्टर समझ गए, रिस्पांस मतलब ये रिस्पांस आपका हो गया, यहाँ वाला रिस्पांस, मिटिगेशन ये मिटिगेशन, फंड फंड दोनों संयुक्त हो गए ना, रिस्पांस और मिटिगेशन दोनों संयुक्त हो गए, रिस्पांस और मिटिगेशन संयुक्त हो गए। तो 15वें वित्त आयोग ने बोला कि एक संयुक्त फंड बनाओ जिसका नाम होगा NDRMF और SDRMF। इसके नीचे दो होंगे, इसी में से अलग अलग जगह पैसा जाएगा। जो पैसा राहत के लिए जाएगा उस फंड को NDRF बोला जाएगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जो कि पहले फोर्स बार बार याद आ जाता है क्योंकि सेम ही है ना उसका। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, जो राहत के लिए पैसा जाएगा उसको NDRF के अंतर्गत फंड करेंगे, और जो इस तरीके से जाएगा मिटिगेशन के तहत उसको NDMF बोला जाएगा, NDMF। चीज़ें वही हैं, NDRF और NDMF। वैसे यहाँ पे हो जाएगा SDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, और स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड। इतना बढ़िया आप लोगों को कोई समझाया नहीं होगा। हम जहाँ तक आशा करते हैं, हमने बहुत मेहनत की आपका आज की क्लास कंटेंट बनाने के लिए। बताइए कैसा लग रहा है। एक बार फिर से आपको पूरी की पूरी चीज़ें क्या करवाते हैं, रिवीजन करवाते हैं। हमने देखा कि यहाँ फंड वाली चीज़ों को रिवीजन करेंगे। हमने देखा कि जब हमारा 2005 में क्या आया, NDMA एक्ट आया, तो उसके तहत जो वित्तीय व्यवस्थाएं की गई, दो फंड बनाए गए। जो सेंट्रल लेवल था उसको क्या बोला गया, NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। ठीक है, बेसिकली इसका काम क्या था कि रिस्पांस के लिए जो धन लगता था उसके लिए वित्तीय व्यवस्था थी। ठीक है, यहाँ तक की तो सारी चीज़ें ठीक थी। फिर हमने बोला कि 15वां वित्त आयोग आया। 15वां वित्त आयोग बोला तो उसने सिफारिश दी, बोली कि अभी तक जो हम काम करते हैं केवल आपदाओं में राहत के लिए करते हैं, ये पर्याप्त नहीं है, हमें जो है एक ऐसा फंड चाहिए जो आपदाओं के न्यूनीकरण के लिए काम दे। तो बोला कि NDRF तो पहले से ही है, मतलब रिस्पांस फंड है और स्टेट का भी रिस्पांस फंड है, इसमें हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो। उसने बोला कि हमें एक फंड और बनाना है जो कि मिटिगेशन का काम करे, यानी कि न्यूनीकरण का काम करे। तो NDMF और SDMF दो बन गए। ठीक है, राज्य में SDMF और केंद्र में NDMF। ठीक है, और इन्हीं को संयुक्त रूप से बोला जाता है, जो केंद्र का होगा उसको NDRMF यानी कि रिस्पांस और मिटिगेशन दोनों आ गया, और जो राज्य का है संयुक्त रूप से उसको क्या बोला जाता है, SDRMF यानी कि रिस्पांस और मिटिगेशन संयुक्त रूप से बोला गया। तो वो, और उसके अंदर जो दो हैं संयुक्त रूप से तो ये बोला जाएगा, और अंदर लेकिन उसकी मिटिगेशन अलग है, रिस्पांस अलग है, मिटिगेशन को अलग ध्यान दिया जाता है। जैसे मान लिए 10 रुपये संयुक्त रूप से दे दिया गया इनको, तो बोला गया कि 8 रुपये NDRF के फंड के अंतर्गत दे दिया गया, 2 रुपये इनको दे दिया जाएगा। 2 रुपये पे न्यूनीकरण करो और 8 रुपये में राहत का बचाव का काम करो। समझ गए आप लोग। अब आशा करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अब आशा करते हैं सबको समझ में आ चुका होगा। समझ में अगर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, हम लास्ट में बोल रहे हैं इसीलिए लाइक करने के लिए। समझ में आया हो तो, ना समझ में आया हो तो फिर भाई हम बेहतरीन नहीं कंटेंट डिलीवर कर पा रहे होंगे, कमेंट जरूर करिएगा। बहुत मेहनत की हम आज की क्लास के लिए, और इसका आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा, PDF दे देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था, उसके तहत कुछ और जो है कुछ और चीज़ों का गठन किया गया। देखते हैं क्या क्या है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत किन किन चीज़ों का गठन किया गया, एक लिस्ट हम बना दे रहे हैं। पूछेगा आपसे कि इसके तहत, तो पहला तो एक था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। क्या पहला आपको याद क्या रखना है, राष्ट्रीय आपदा, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, हिंदी में बोल दे रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में ही आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपको करना है याद कि इसका भी गठन आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत हो। दूसरा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हमने बहुत अच्छे से देख लिया अभी ऊपर। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हमने देखी, यही है ना, नहीं ये नहीं है, ये है ना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका भी गठन हुआ। ठीक है, और स्टेट लेवल पे सिमिलर चीज़ें होती चली जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद आपको याद रखना है NDRF, ये तो आपका रिस्पांस फंड वाला हो गया। फंड वाला मतलब कि नेशनल, अभी हमने इसकी पूरी चर्चा की कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नहीं रिस्पांस फंड पहले आपको याद रखना है।
फंड ये भी बना इसी के तहत। उसके बाद जो फोर्स है वो भी इसी के तहत बनी, NDRF, यानी कि नेशनल डिजास्टर नहीं लिख रहे हैं, केवल रिस्पांस फोर्स लिख दे रहे हैं, ठीक है, बाकी आगे की चीज़ें वही हैं। रिस्पांस फोर्स इसका भी गठन इसी के तहत हुआ। इसके बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है, एक्ट 2005 में आया, लेकिन इसका गठन कब हुआ? 2006 में। कब गठन हुआ? तो NDRF का गठन अगर पूछे तो 2006 में। किसके तहत हुआ? तो आपका DMA एक्ट, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत, ठीक है। एक नाम और आपको याद रखना है, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसका नाम क्या है? नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, NEC, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसका भी गठन अगर आपसे पूछे किसके तहत हुआ, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट जो आपका आया उसी के तहत इसका गठन किया गया, ठीक है। किस एक्ट के तहत इन सब चीज़ों का गठन हुआ है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इतनी चीज़ों का गठन हुआ है, जिसका हम आपके बारे में बताएं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को देख करके हम आज की क्लास को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। वो कुछ चीज़ें क्या हैं, इसी की चर्चा करेंगे, NDRF की। किसकी चर्चा करेंगे? NDRF की। चलिए NDRF के बारे में कुछ पॉइंट फटाक से आप लोग देख लीजिए और आज की क्लास समाप्त करेंगे। इसके बाद बताइएगा आपको कि आज की क्लास कैसी लगी। 2-3 क्लासेस और देंगे, उसी में आपका खत्म हो जाएगा। एकदम धीरे धीरे बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ऊपर लिख चुके हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। हिंदी में लिख दें अगर, तो हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। आपसे अगर पूछता है पेपर में कि अच्छा ये बताओ हमें, ये आपदा मोचन जो बल है ये काम किस मंत्रालय के अधीन करता है, तो ये आपको याद रखना है कि ये भैया काम करता है गृह मंत्रालय के अधीन। किसके तहत? तो ये काम करता है गृह मंत्रालय के अधीन। गठन कैसे हुआ? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत 2006 में इसका गठन हुआ, ठीक है। मुख्य काम क्या है भाई? है रिस्पांस फोर्स है तो क्या काम करेगी? मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है आपदा के दौरान, याद रखिएगा, आपदा के दौरान त्वरित बचाव और त्वरित प्रभावी बचाव। त्वरित प्रभावी बचाव करना मतलब जैसे कहीं पे आपदा आ गई तो फटाक से, आपदा आने के बाद जो है वहाँ फटाक से ये फोर्स पहुँचे, फोर्स है फटाक से पहुँचे, और पहुँचने के बाद क्या करे? वहाँ पे जितना भी काम हो सके, लोगों को बचाने का काम, लोगों को मेडिकल सुविधाएं देने का काम, तो ठीक है, वो काम इसका मेन इंपॉर्टेंट काम है, यही इसका काम है। और आपदा पूर्व भी तैयारी में इसका काम रहता है। जैसे हमने बताया कहीं पे मान लीजिए सुनामी आने वाली है तो वहाँ पे पहुँच के वहाँ पे लोगों को दूसरी जगह सेटल करेगी, ठीक है, तो उन सब कामों में भी इसका अहम रोल होता है। बेसिकली उसी के लिए है ही है ये, आपदा पूर्व और आपदा के बाद जो काम करता है जो एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके, तो उसी वही इसका काम है, ठीक है। आपदा पूर्व तैयारी, ठीक है। आपदा के पहले पूरी तैयारी सिस्टम, जैसे अब सुनामी आने वाली है उसको तो टाला तो नहीं जा सकता, या फिर भूकंप आने वाला है, मान लीजिए हमने कहीं से अपना पूर्वानुमान लगा लिया कि बाढ़ आने वाली है, पूर्वानुमान लगा लिया, बादल फटने वाला है, पूर्वानुमान लगा लिया, तो आपदा के पहले एकदम प्रिपेयर्ड, एकदम पूरी तैयारी कर लेंगे ये लोग, क्योंकि उसके बाद इन्हीं लोगों को करना है आपदा के बाद ग्राउंड लेवल पे काम, कि जान और माल की क्षति को जो है कम से कम किया जा सके। इसके बारे में एक बात और याद रखनी है कि NDRF जो है इसका आदर्श वाक्य क्या है? क्या आदर्श वाक्य? आदर्श वाक्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। इसका आदर्श वाक्य है आपदा सेवा सदैव। आपदा सेवा सदैव इसका आदर्श वाक्य है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब हमने बताया ये क्या है? ये फोर्स है, तो फोर्स में कौन होगा? फोर्स में कुछ लोग होंगे, तो इसमें कुल 16 बटालियन है, कुल 16 बटालियन है। और इस 16 बटालियन में जो लोग हैं वो कहाँ से आते हैं? तो वो आपके जैसे BSF हो गई, आपकी CRPF हो गई, CISF हो गई, ITBP हो गई, इन्हीं सब जगहों से, ITBP, इन्हीं सब जगहों से जो प्रशिक्षित जवान होते हैं उनको इस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है आपदा प्रबंधन के लिए। तो और इन्हीं में से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, और इस प्रकार लोगों को सिलेक्ट करके कुल 16 बटालियन हैं जो NDRF के लिए काम करती हैं। और वर्तमान में इसके जो है महानिदेशक का नाम भी आप लोग याद रख लीजिए। इनके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं उनका नाम है श्री पीयूष आनंद जी। श्री पीयूष आनंद, मतलब श्री तो उनके सम्मान में लगा रहे हैं, उनका नाम है श्री पीयूष आनंद, ठीक है, पीयूष आनंद। ये कुछ चीज़ें हो गई जिसको कि आपको याद रखना है NDRF के बारे में, इतना पर्याप्त है, ठीक है। आदर्श वाक्य आपदा सेवा सदैव,
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत 2006 में इसका क्या हुआ, गठन हुआ। और कुल 16 बटालियन है, ठीक है। हिंदी में इसको राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बोलते हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत क्या करता है, ये काम करता है। एक बात आपको और याद रखनी है, आपसे पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एनडीआरएफ डे कब होता है, एनडीआरएफ डे, एनडीआरएफ डे, तो ये आपको याद रखना है 19 जनवरी को होता है। कब होता है, 19 जनवरी को। ये भी हो सकता है आपके पेपर में पूछ ले। अब आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, ले चलते हैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नहीं बता पाएंगे तो हम कल आंसर देंगे। आंसर सही देखिए, क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पे डिस्कशन ज़्यादा करते हैं तो क्लास बहुत लंबी हो जाती है। और अगर क्वेश्चन और आंसर हम आपको दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे बताइएगा तो कैसा रहेगा, थोड़ा टाइम बचेगा, आप 10 मिनट में चीज़ों को पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आंसर को। यदि किसी क्वेश्चन में कुछ समझाने वाली बात होती है, आपको नहीं समझ में आता, तो कमेंट कर दिया करिए, तो उसको समझा देंगे। ये मेरा विचार है, आज की क्लास में ऐसा ही कर रहे हैं। यदि आप लोगों को नहीं अच्छा लगता, आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन का भी डिस्कशन करने से क्लास थोड़ा लंबी हो जाती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत ना हो, आप बोलेंगे तो डिस्कशन कर लेंगे। क्वेश्चन लाए हैं, क्वेश्चन ले चलेंगे, क्वेश्चन तक आपको क्वेश्चन के से रूबरू जरूर करवाएंगे। बताइए कि क्लास कैसे लगी, बहुत मेहनत की है हम आप लोगों के लिए। आगे की क्लास देखेंगे। आज की क्लास में क्या क्या देखें, इतनी चीज़ों को हमने देख लिया। फटाक से चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपदा शब्द में किसे शामिल किया गया। तो ये याद रखना है कि आपदा के ये हम इसके बारे में वहाँ पे इसको छोड़े थे डिस्कशन करने, क्योंकि इसके बारे में हमने वहाँ पे ज़्यादा चर्चा नहीं की, क्योंकि इसके बारे में जितनी पर्याप्त चर्चा है वो यहीं पे है कि आपदा किसको माना गया। तो देखिए, आपदा जो है, जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम 2005 है, उसके तहत चाहे वो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होने वाली आपदा हो, मानव या दुर्घटना या लापरवाही से होने वाली आपदा है। दिमाग में ये रखना है कि किसी भी प्रकार की आपदा है तो संभवतः वो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत आएगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे उपयुक्त तो सभी, तो ये तीनों आप पढ़ लेंगे तो पेपर में क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा, तो कर लेंगे। अगला है कि आपदा प्रबंधन किस सूची के अंतर्गत आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि आपदा प्रबंधन आता है आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, समवर्ती सूची के अंतर्गत। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ, आप बताएंगे, हमने चर्चा की है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का ढांचा किससे मिलकर बना है, तो आपको बताना है। हमने बताया कि त्रिस्तरीय ढांचा है, एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए तीनों हैं, ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बहुस्तरीय वित्तीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य यही है, त्वरित राहत, पुनर्वास एवं न्यूनीकरण, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बस इतना ही क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन आज के लिए है, बाकी कुछ क्वेश्चन हैं, इसको आप जो है कल जो है इसका आंसर बताइएगा। पहला है कि यूएनओ द्वारा विश्व प्राकृतिक विपदा निवारण दशक किस दशक को घोषित किया गया। इसको याद रख लीजिएगा कि 1990 और 2000 को, जो 1990 से 2000 का दशक था, वो दशक क्या घोषित किया गया था यूएनओ के द्वारा, विश्व प्राकृतिक विपदा निवारण दशक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समान भूकंप तीव्रता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा कि सम भूकंप यानी कि आइसोसिस्मल लाइन, ठीक है। कुछ लाइंस होती हैं, हम एक आध क्लास कोशिश करेंगे इसको करवा देंगे, कि जैसे कि समताप रेखाएं, समदाब रेखाएं, सम भूकंप रेखाएं, ठीक है। वैसे सबके नाम से स्पष्ट है, जो समान ताप को मिला है वो समताप, जो समान दाब को मिला है वो समदाब, जो समान भूकंप की तीव्रता को मिला है वो सम भूकंप रेखा। सिंपल है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक बाढ़ आती है, उत्तर आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तर लिखा भी है लेकिन छिपा लेते हैं उत्तर, आप लोग बहुत तेज हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टान तथा मिट्टी की अचानक ढलान के नीचे की ओर खिसकने की क्रिया को क्या कहते हैं, बताइएगा आप लोग। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, तृण अकाल की स्थिति कब उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, इसका भी उत्तर आप लोग बताइएगा। उत्तर बहरहाल लिखा ही है, आप लोग बताएंगे। क्या काम करते हैं, पीडीएफ देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने क्लास देखी। एक काम जरूर करिएगा कि बताइएगा क्लास कैसी लगी। अगर आप बताएंगे अच्छी लगी तो और अच्छी करने की कोशिश करेंगे, और कहीं कोई प्रॉब्लम लगी हो तो भी बताइएगा। कंटेंट कैसा लगा ये भी बताइएगा, ठीक है। आप लोगों से मिलते हैं किसी नई क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट क्लास में आपने बहुत प्यार और सपोर्ट दिया, उसी प्यार और सपोर्ट के नाते हम बहुत मेहनत करके अब की ये नई क्लास बना रहे हैं, जिसमें हमने की पहले भी क्लास ज़्यादा बहुत मेहनत की, कंटेंट पे बहुत फोकस किया, बहुत शॉर्ट लिस्ट किया चीज़ों को, ठीक है। क्या क्या बहुत जगह से हमने आपका ये कंटेंट ढूंढा है, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से किसी नई क्लास में।